स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एनसीईआरटी इतिहास में। और उम्मीद है आप सभी तरोताजगी के साथ इस सेशन को एंजॉय करेंगे। बीवीडी गाइड का दूसरा दिन है ये, आज डे 2 है हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले दिन मैंने कंसेप्ट वास्तविक संख्या के जो कंसेप्ट है उसको मैंने उजागर कर दिया है, उसको मैंने बता दिया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डे 2 के माध्यम से बीवीडी गाइड के वे सारी प्रश्नों को जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं या एग्जाम में आने योग्य हैं या पी बाई पी हैं, जो आपके गाइड में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन एज इट इज वही कराऊंगा मैं, और सभी के सॉल्यूशन जो होंगे वो ट्रिक वाइज होंगे या बेस्ट अप्रोच के साथ होंगे, जिसको आप एग्जाम में बहुत जल्दी करके निकल जाओगे। देखोगे, आंसर करके निकल जाओगे, आपको सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बहुत कम ही सॉल्यूशन करेंगे, वैसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो लायक हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो सपोर्ट कीजिए हमें सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करके, ताकि मेरा भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। यदि आप इस अप्रोच को सीख कर जाते हो तो 100% आप एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर करके जाओगे। 50 में 50 का वादा है हमारा। मेरे सॉल्यूशंस के मुताबिक आप जाओगे तो कम समय में 50 क्वेश्चन के हल कर लोगे एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बीवीडी की मैथ की सारी सॉल्यूशंस कराऊंगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में, हूबहू वैसे क्वेश्चन आप यहां से करके जाओगे तो आपको बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक करने में आसानियां मिलेंगी। और कुछ सावधानियां होती हैं, आप मेहनत करते रहो, बाकी आपके साथ हम हैं। शुरू करते हैं पहली संख्या से। वास्तविक संख्या पाठ का नाम है, कंसेप्ट हमने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लो। चैनल का नाम है एनसीईआरटी इतिहास, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। मैं आज प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। देखो यहां लिखा हुआ है मेरे भाई, और कह रहा है मसह उसका 17 है। तो बताइए लसह क्या होगा। तो क्या आपने ऐसी क्वेश्चंस का सलूशन एक पाठ में नहीं देखा है क्या, कि यदि हम कहें कि अगर दो संख्याएं दी गई हों, उसके अगर हाँ चलिए ठीक है, यदि दो संख्याएं दी गई हों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में या अभी ही पढ़ा होगा आपने। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 2-3 क्वेश्चन को हम बहुत सावधानी से लेके चलेंगे, यानी कि बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे। उसके बाद हम रफ्तार पकड़ लेंगे। पहली दिन ये दूसरा दिन है और क्वेश्चन का पहला सोल्यूशन है, तो मैं साइंस चलूंगा। देखो यहाँ ये कह रहा है कि ये गुणनफल, यानी कि पहला और दोनों गुना करने पर हमको मिला है 8670। यहाँ लिख देता हूं मैं 8670। और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है आपको। एचसीएफ दिया हुआ है 17। ठीक, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, आपको पता है। चलो कटाना शुरू करो। 17 से ये कटा कितनी बार में, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 0 का बैठा देंगे, यानी टोटल आपका कटा 510 बार में, यानी एलसीएम आपका जो होगा वो 510 होगा, और वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर को मैंने साइड में रखा है, मैंने उससे क्रॉप नहीं किया, टाइम फालतू का बर्बाद होगा। लेकिन आप सॉल्यूशन देखो, बेस्ट कंसेप्ट देख कर जाओ, मजा ही मजा आएगा। टेंशन ना लो मेरे भाई। आगे चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो लगातार सम संख्याओं का मसह क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है सम, और सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें हमेशा 2 का भाग लग जाए। जैसे कि दो लगातार सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली संख्या हमने 2 ले लिया, दूसरी संख्या को हमने 4 ले लिया। कह रहा दो सम संख्याओं का मसह बताइए क्या होगा। तो मसह यानी कि हम उसे मसह कहते हैं जो दोनों को काट सके पूरी तरीके से। दोनों को ऐसी संख्या काट रही है, और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो है 2। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरी तरीके से काट रही है और सबसे बड़ी भी संख्या, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2। अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। थोड़ा रफ्तार को तेज करेंगे अब और मजे के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा सेशन में। लाइक करते रहिए दबा के। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 192 की बात कर रहा है, मैं एकदम आराम से लेके चल रहा हूँ आपको ऐसे बना के। वैसे मैं ट्रिक से इसे कर सकता हूँ, बट करूंगा नहीं। अब देखो आराम से कैसे करता है। चलो 2 से मैंने भाग लगाया, 2 9 18, 2 छक्का 12,
फिर मैंने 2 से भाग लगाया, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर हमने 2 से भाग लगाया 24, फिर 2 से भाग लगाया 12, फिर 2 से भाग लगाया 6 और फिर 2 से भाग लगाया तो 3। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है सिर्फ 2 ही के घात हमें पूछने हैं। 2 के घात कहने का मतलब कितने 2 के घात हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर कितना बनेगा 6। 6 बनेगा, इसका मतलब यह है कि घात सिर्फ पूछ रहा है मेरे भाई। जब घात अगर पूछेगा तो सिर्फ हमें घात से मतलब है, यानी 6 से मतलब है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हूबहू ऐसा ही प्रश्न एक और आपके सामने है 234, अगली क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। 234 चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात क्या होगा। तो पहले 2 से कट रहा है ना, 2 से कटाएंगे, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, अब ये कटेगा नहीं। तो पूछ रहा है 3 के घात कितने होंगे। 3 की संख्याओं क्या है 2, यानी कि 3 का पावर 2, यानी घात की बात कर रही है। तो घात का बात कर रहा है तो हम कहेंगे कि 3 का जो घात है वो क्या है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे इसी रफ्तार के साथ और देखेंगे अगले प्रश्न को। क्या है आपका अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए, अपरिमेय संख्या की गणना कैसे करेंगे आप। अपरिमेय संख्या कहने का अर्थ ही तो है कि जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वही तो अपरिमेय है, या जिसका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी हो या अशांत आवर्ती हो वही तो है। तो हम कह सकते हैं कि इस 49 की बात करेंगे अगर हम, तो 49 का वर्गमूल तो परफेक्ट रूट है, यानी कि 7 होता है, तो ये तो गया। 36 का 6 होता है, ये भी गया। 16 का 4 होता है, यानी कि ये भी गया। यानी कि जिसका नहीं है वो है सी, यानी कि 27 रूट जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार उसका ही शांत हो सकता है जिसमें 2 का पावर m, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो मैं 6 नंबर प्रश्न की बात कर रहा हूं, आप ध्यान दोगे। 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो। इसके अलावा अगर कोई चीज जुड़ जाती है यहाँ पर, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या जुड़ जाती है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 11 हो, ऐसी कोई संख्या जुड़ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, अशांत हो जाता है। तो हम चेक करेंगे किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं 60, मान लीजिए 60 को ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें देखो बेस्ट अप्रोच लगानी होती है। बेस्ट अप्रोच, अब कहोगे कि आपने 60 क्यों लिया, तो एक बात बताओ भाई, जिसके अंत में 0 आएगा उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बात हमेशा आप याद रखोगे। लगभग लगभग जिसके अंत में 2 गुना 5 होगा वो इसका तो दशमलव प्रसार शांत होगा ना। इन सबको तो देखना ही नहीं है इसमें, क्योंकि 3 और 5 आ रहा है। देखो 3 गुना 5 फालतू, एगो 3 आ गया, गया ये तो ऐसे ही गया। इसमें देखो 35 आ रहा है, 7 गुना 5 आ रहा है, फालतू 7 आ गया, ये तो ऐसे ही गया। 60 में देखो, 60 में क्या आ रहा है 15 चौका 60, और 15 में अभी तो दिखाया ना 3 गुना 5 आ रहा है, तो इसलिए ये भी गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे लिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर 160 को। 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुने 2 गुना 5। अब 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुना 2 गुना 5, यानी टोटल क्या लिखाएगा 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 1, यानी कि 2 गुने 5 के रूप में है, इसीलिए कहेंगे ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मजा के साथ आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। पहला दिन है इसलिए थोड़ा हम आराम से चल रहे हैं, उड़ाएंगे बहुत जल्द। चलिए भाई साहब आगे आते हैं। अगली क्वेश्चन ये कह रही है आपकी कि यदि p बटा में 2 के पावर m, p बटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n को रूप में लिखना है किसको, 0.67 को। चलो पॉइंट को उड़ाया और नीचे लिखा 100। अब 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 गुना 4 नहीं लिख सकता क्या, और ऊपर में तो 67 है, ये है तो 67 इसमें लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, ढूंढो कहाँ है 2 का स्क्वायर, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये ट्रिक से बनता है। अगली क्वेश्चन 8वें नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। चलो आप 8वां नंबर अगर बेस्ट अप्रोच है तो मजे ही मजे है, नहीं जो बेस्ट अप्रोच है तो भाई साहब सीखिए यहाँ पर कैसे मैं बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन कह रहा है P, क्वेश्चन कह रहा है आपका P Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कभी
कटता नहीं है किसी से भी, वो अभाज्य है मेरे भाई। चलो शुरू करें कहानी। जो किसी से कटता नहीं है वो अभाज्य है। कह रहा है कि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं, तो बताइए पी क्यू का क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा क्या होगा। इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ वो संख्या है जो दोनों को काट सके, दोनों को काट सके। तो बताइए पी स्क्वायर क्यू ये वाला जो है क्या इसको काट सकता है? ध्यान दीजिए तो जरा बताइए, क्या पी स्क्वायर क्यू इसको काट सकता है? एक बार में काट सकता है। और क्या इसको नहीं काट सकता है? कई बार में? स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो एक बचा, यानी कि पी के पावर एक, क्यू कट गया। यानी इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये है जो इन दोनों को काट सके, पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर क्यू देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो बी में है। ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। बगल में मैं ऑप्शन इसलिए रखा हूं, मैं उसे क्रॉप भी कर सकता था, हटा भी सकता था, लेकिन मैंने इसको इसलिए यहां रखा है क्योंकि आपको ये चीज का जानकारी हो सके कि किस क्वेश्चन का आंसर गलत प्रिंट हुआ है गाइड में आपका और किस क्वेश्चन का आंसर सही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक दबा करते रहो, और लाइक ना करने का मतलब यह है कि आपको मजा नहीं आ रहा है, जिससे मुझे बहुत अफसोस और खेद होगा। इसलिए आप लाइक करते रहो दबा के, क्योंकि यह मेहनत सारी आपके लिए है। मैं रात में जगकर आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं और मजे के साथ अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए आइए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए दिया हुआ है, देखो पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर वाला क्वेश्चन आपके पास है। ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर आपका 72 दिया हुआ है, बी का वैल्यू नहीं दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है 8 और आर दिया है 0। ठीक है, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां से ये कटाइए 9 बार में और बी का वैल्यू जो आएगा वो 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला चलिए, 130 बराबर दिया हुआ है इतना, 130 बराबर दिया हुआ है 15 गुना 8 प्लस 10 और 15 बराबर दिया, तो मौसा 130 15 होगा। डायरेक्ट पूछ रहा है, ये सब इतनी फालतू की चीजें नहीं करनी है, डायरेक्ट पूछ रहा है बताइए इसका मौसा क्या होगा। इसका मौसा वही होता है जो दोनों पहाड़ा में मौजूद हो, और दोनों पहाड़ा में डायरेक्ट बनाइए ना, 130 का और 15 का मौसा बनाइए, क्या होगा? जो दोनों को काट सके। अरे ये भाई बात समझ में, जो दोनों को काट सके। तो 15 क्या दोनों को काट सकता है? बताइए तो 15 के पहाड़ा में 130 आता है, 15 नवा 35 से 135 होता है, यानी कि 15 के पहाड़ा में नहीं आता, 15 से छोटे होगा। अब 15 छोटा कौन कौन है? 8 से तो कटवे नहीं करेगा, 130 गया, 15 गया, 8 से कट ही नहीं रहा है, तो बचा एक बी 5 से ये दोनों कट रहे हैं, पस्ती है 15 और ये 5 दूनी 10 और 5 आती 26 बार में। इसलिए ऑप्शन से भी इसे बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर 11 पर आते हैं, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसे लपेटेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड में। आइए चलिए लपेटिए जरा। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि पहले आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को रोक के, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। पहले खुद से ट्राई कर लीजिए कि आपसे ये होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q बराबर में धनात्मक पूर्णांक कहने का अर्थ क्या हो सकता है? धनात्मक पूर्णांक कहने का यही ना अर्थ हो सकता है कि Q बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धनात्मक है। प्लस में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं Q बराबर। तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक कहने का मतलब ये होता है कि 2 से किस में भाग नहीं लग रहा है, ये चीज हमें ढूंढना है इसमें, इस ऑप्शन में। ढूंढो। पहला नंबर ऑप्शन को उठाता हूं मैं, 8Q प्लस 1। दूसरा ऑप्शन को उठाता हूं 8Q प्लस 4। तीसरा उठाता हूं 8Q प्लस 3 और चौथे को उठाता हूं 8Q प्लस 7। चलिए कीजिए। मैंने Q के जगह पर 1 रखकर सोचा कि मैं हल करूं इसे। इस Q के जगह मैं सोच रहा हूं कि 1 रखूं। इस Q के जगह मैं सोच रहा हूं मेरे भाई कि मैं रखूं 1। देखता हूं क्या हो पाता है। गुना 1, यानी 8 गम 1 और 1 9 आ गया। यानी कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है आपका विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि 2 से भाग लगना चाहिए।
है ना, इसमें नहीं लग रहा है तो ये तो ऑप्शन गया आपका। इसको चेक करते हैं और इस वाले की जगह रखते हैं 1। 8 एकम 1 और 4 12 और 2 से भाग भाई साहब इसी में लग रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा सही होगा। वैसे आपके औपचारिकता के लिए हम ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, क्यू का जगह पर 1 रख लेते हैं, प्लस 3 8 एकम 3 11 नहीं लग रहा है, खत्म। इसको देख लेते हैं 8 एकम 8 1 15, ये इसमें नहीं लग रहा है और ये भी हो गया खत्म। यानी कि सभी खत्म है और ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका राइट है। आप एक ही जगह 2 भी रख के चेक कर सकते हो, 2 पर भी नहीं आएगा। 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, नहीं लग रहा है। 16 4 20, देखिए इसमें लग रहा है, 20 का भाग 2 हो जाएगा क्योंकि हमने क्यू की जगह 2 रखा है। 8 गुना 2 प्लस 4 8 16 4 20, इसमें रखिए 8 दूना 16 3 19, इसमें भी नहीं लग रहा है। तब कोई भी संख्या रखोगे तो नहीं लग पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसीलिए क्या है, सही है ना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न का हल क्या होता है। आइए भाई साहब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हल। नंबर 12, बढ़िया सा प्रश्न पढ़िए। यदि a बराबर 2 का पावर 3, a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 है, तो a b c का एलसीएम बताइए। दिया हुआ है तो n का मान क्या होगा, कंपैरिजन कीजिए। देखिए कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। दिया हुआ क्या है, गिवन है आपको कि a बराबर दिया हुआ है क्या, 2 का पावर 3 गुना 3, b बराबर क्या दिया है 2 गुना 3, c बराबर क्या दिया है 3 का पावर n गुना 5, और इन सबका जब एलसीएम निकाला गया है तो क्या मिला है हमको, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5। यहां देखिए यही ना है, हाँ ठीक। तो एन की जगह पे क्या आएगा, आपको बताना है भाई साहब कि इस एन की जगह में क्या रख दूं, इस वाले एन की जगह में क्या रख दूं। थोड़ा कलम को मैं बढ़ाता हूं क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है। चलिए आइए इस एन की जगह में क्या रख दूं, ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं। कंपेयर करने पर हमें पता चला है अगर हम इन सब का एलसीएम निकालें तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 इसका एलसीएम है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 हो गया सही है, 5 एगो है तो एक हो गया सही है, तो 3 का पावर यहाँ कितना है 2, तो यहाँ कितना रखेंगे 3 का पावर 2। अरे बात समझ में, यहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए फिर से अब मैं बता रहा हूं, मैं इस जगह से कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो यहाँ भी 3 है, बिल्कुल सही है। यहाँ अगर 5 का पावर 1 है तो यहाँ भी 5 का पावर 1 है, सही है। यहाँ पर 3 का पावर n की जगह कितना होना चाहिए, जितना यहाँ दिया हो वही होना चाहिए, नहीं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, राइट। 2 होगा पावर में। समझ में आ गया उम्मीद है आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को हल कीजिए आप एक बार, देखिए बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और मैं इस पेज पे धीरे चल रहा हूँ, अगली पे रफ्तार करूंगा तेज और थोड़ी रफ्तार में पकड़ूंगा। और उम्मीद है आज बहुत सारे क्वेश्चन का खात्मा करेंगे हम, जितना हो सके 1 घंटे के अंदर उतना हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 13 0.49 पर दोनों पर रेकरिंग है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, जितना पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिख दीजिए, ऊपर जितना दिया हुआ है उतना लिख दीजिए और यही आपका हो गया आंसर। 49/99, 49/99 ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं बता रहा हूं इसको क्या करना होता है, जितना ऊपर दिया है उसको जो लीजिए, रेकरिंग रहेगा तभी का बात है, अगर यहाँ पर कुछ और रहता है तो उसका अलग नियम है, मैं बताऊंगा उसको भी और क्वेश्चन मिलता है वैसा। तो जितना पर रेकरिंग है उसको ऊपर लिख दीजिए और जय को रेकरिंग है तय को नीचे 9 लिख दीजिए, 2 को पर रेकरिंग है 2 को 9 नीचे लगा दिया, खत्म। आगे आइए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाँ क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए आपको देखने से लग रहा है कि 100 परिमेय संख्या है, इसका 8 होता है इसका 6 होता है, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो भाई साहब। पहले इसको जोड़ेंगे, रूट के अंदर जोड़ेंगे तो ए ऑप्शन का जोड़ने पर 100 आ जाएगा,
बी वाले ऑप्शन को जोड़ूंगा तो 50 आ जाएगा, सी वाले ऑप्शन को जोड़ूंगा तो 98 आ जाएगा, और डी वाले ऑप्शन को जोड़ूंगा तो 72 आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि परफेक्ट जो रूट है वो सिर्फ एक ही को हो सकता है, 100 का, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसका 2 रूट 5 होता है, इसका 2 रूट 5 रूट 2, और ये 6 रूट 2, और 98 क्या हो जाएगा 7 रूट 2। सब रूट में आ रहा है, लेकिन यही इसका पूर्ण वर्ग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो भी ए है वही सही है। अगला, 81/2 कैसी संख्या है? रूट 81/2। मैंने बताया है कि जिसका परफेक्ट रूट रहता है, जिसका परफेक्ट वर्गमूल बन जाता है, वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यह पी के रूप में है और ये क्यू के रूप में है। तो p/q के रूप में ये है, जहाँ q 0 नहीं है, q तो 2 है मेरे भाई। हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व किया, और आपको बहुत आनंद आया होगा। पहला दिन है, बिल्कुल नरम नरम होकर चलेंगे, और आपको मजा आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दबा के शेयर करते रहिए। और बिहार के रोहतास जिले का भ्रमण क्षेत्र का एक फोटो लैपटॉप में कहीं से सेव हो चुका है, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। हमारा जिला रोहतास एक भ्रमण क्षेत्र है, कृपया आकर जरूर घूमें। शेरगढ़ किला का एक फोटो है। खैर, हम चलेंगे थोड़ा आगे। 16 नंबर प्रश्न बड़ा ही आसान है और बड़ा ही रोचक है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बताइए ये कैसी संख्या है, गुना करने पर प्राप्त होती है कैसी संख्या। तो आपको पता है कि आप गुना करो या चाहे कुछ करो, जब आप इसे गुना करोगे, मैं अब ट्रिक से चलूंगा इसको, लेकिन बेसिक भी मैं बताऊंगा इसका। जब आप इसका गुना करेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगा कि ये जो रूट और रूट है गुना होकर 5 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि √5 गुना √5 ऐसा होता है, तो वो 1/5 बनाता है, यानी कि 1/5 बना जाए, रूट तो खत्म हो गया, तो हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब तो इतना जान चुके हैं कि ऐसे होगा, बट हम इसे सोल्व करेंगे पूरे बेसिक तरीके से। आइए सोल्व करते हैं। कह रहा है 3 + √5 और 3 - √5 को बताइए गुना करने पर क्या मिलता है। तो ये देखिए, ये आपका जो है ए के रूप में है, ये बी के रूप में है, ये भी आपका ए के रूप में है, और ए बी के रूप में है, यानी a² - b² के फॉर्मूला बैठ रहा है। a² मतलब 3 का स्क्वायर, और b² का मतलब √5 का। चलिए आगे देखिए, √5 का स्क्वायर मैं वहां नहीं बना पा रहा हूं, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, एक सेकेंड। चलिए देखिए, √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और √5 का स्क्वायर होता है 5, यानी कि 4, और 4 का मतलब 4/1 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, और मजे के साथ इसको भी देखते हैं। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। एक परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए पहले का ऑप्शन हम लेते हैं, यही वाला, एक परिमेय संख्या 3 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या 5 का योग कैसी संख्या हो सकती है? बताइए, 3 + √5 कैसी संख्या है? फटाफट बताइए। कहेंगे अपरिमेय, √5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? इसको बनाना है क्या भाई? 18 होगा। मौसा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मौसा वैसी संख्या है जो दोनों को काट सके, जो दोनों को काट सके, वही तो मसा है ना, सबसे बड़ी संख्या। कट रहा है, 18 × 72 कट गया, तो हम कह सकते हैं 18 को 18 भी काट रहा है और 72 को 18 काट रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या। 18 से कोई बड़ी संख्या ऐसी है ही नहीं जो 18 को काट सके, इसलिए आंसर 18 होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? आइए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं यौगिक संख्या के बारे में। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, थोड़ा सा लपेटेंगे। चलिए, वैसी संख्या जिसके 2 कम से कम फैक्टर होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए, वो वही एक यौगिक संख्या है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर पकड़ूं किसी को, चलो मैंने पकड़ लिया 15,
क्या 15 एक यौगिक संख्या है? तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसके 2 है, 3 और 5। ये दो संख्याओं के मिलने से बना है, कंबाइंड होना चाहिए। यौगिक का मतलब क्या है? दो तत्वों के मिलने से जो बनता है वही तो यौगिक है, समांग मिश्रण। दो तत्वों का समांग मिश्रण ही यौगिक कहलाता है मेरे भाई। वैसे दो संख्याओं का गुणनफल ही यौगिक कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाती है। अब मैं पूछूं आपसे, क्या 5 एक यौगिक संख्या है? तो आप बिल्कुल कहोगे नहीं सर, 5 एक बिल्कुल यौगिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर नहीं है। आइए, यही प्रश्न है आपका और इसी प्रश्न को हल करना है। हल करेंगे अपनी भाषा में, आप खुद दे सकते हो। क्या ये 11 की यौगिक संख्या है? कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसके फैक्टर नहीं है। 31 है? बिल्कुल नहीं है। 41 है? बिल्कुल नहीं है। 21 है, क्योंकि 3 और 7 का ये संगम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा। आइए मजे के साथ चलते हैं थोड़ा आगे। 64 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगी? 64 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, क्या होगी? तो क्या आप इसे नहीं बता सकते क्या? 64 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 64 को नहीं आप तोड़ सकते हैं? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, ये पूछ रहा है वो। कितना है 2 का घात? चेक कीजिए डायरेक्ट। 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64। क्या 2 का घात हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, यानी घात कितना है? 6। ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 64 को। गिनती पढ़ा गिन के मैं उतना तेज नहीं हूं, इसीलिए मैं शॉर्टकट से चला। आते हैं अगले प्रश्नों पर और देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, दो ही से नहीं, किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है भाई साहब जो किसी से ना कटे। बताइए, 33 कट नहीं रहा है, 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, नहीं होगा। 39 कट रहा है, 3 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, यह भी नहीं होगा। 38 2 से कट रहा है, नहीं होगा। बचा अकेला इकलौता 31, जो सिर्फ 31 से कट रहा है, इसीलिए वही एक संख्या है। अगले प्रश्न को हल करेंगे आपके लैंग्वेज में। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, यानी कि 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, इनका मसा हमेशा क्या होगा? तो कहेंगे 1 होगा, क्योंकि यह किसी से कटिए नहीं रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कहेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? और कोई पूछ दे तो आप कहेंगे वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जो 0 शुरू होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए, बेसिक। संख्या 12 15 21 का मौसा क्या होगा? आप देखकर नहीं बता सकते हो क्या? 3 होगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 15 आता है, 21 आता है। 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, तो ये तो ऐसे ही खत्म। 7 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, ये भी खत्म। 2 के पहाड़ा में 12 आता है बट 15 नहीं आता है, ये भी खत्म। ऑप्शन से बनाइए इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से। 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात कितने होंगे? चलिए आइए इसको भी करते हैं आपकी भाषा में। आपकी भाषा में हल करेंगे भाई साहब, अपनी भाषा में तो कोई हल ही नहीं किया क्वेश्चन अभी तक। आपकी भाषा में हल करने का मजा ही अलग है। 156 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आइए बचपन वाले दिन याद करें। 2 से कटा, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 2 का पावर 2, 2 गुना 2 का मतलब होता है 2 का पावर 2, यानी घात की संख्या है भाई साहब 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा सहयुग्म सहअभाज्य है? युग्म सहअभाज्य कहने का मतलब यह है कि वो आपके एक पहाड़ा में जीवन में कब होना है? एक पहाड़ा में कहने का मतलब देखिए, पहला है 14 और 35। सहअभाज्य कहने का मतलब एक पहाड़ा में तो ना घुसे। 14 7 के पहाड़ा में आता है, 35 भी आता है। ईद का खेल तो ऐसे ही खत्म हो गया। 18 25 की बात करते हैं। 18 और 25 की बात करते हैं। 18 2 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में, और 25 आता है 5 के पहाड़ा में और 25 के पहाड़ा में। यानी कि ये कटने वाला नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन होना चाहिए, बट आगे भी चेक कर लेते हैं। 13 के पहाड़ा में 52 आता है, ये तो ऐसे ही गया। 21 के पहाड़ा में 84 आता है, ये भी ऐसे ही गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। सहअभाज्य कहने का मतलब यह है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और सहअभाज्य कहने का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, कभी कटे ना। बाकी सब कट रहे हैं किसी ना किसी संख्या से जो दोनों में मौजूद है, लेकिन एक ही ऐसी संख्या 18 25 जो दोनों एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर हमने यह प्रमाणित किया है।
उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई है और हमने अभी तक क्वेश्चन हल किए हैं। आगे चलिए हल करते हैं प्रश्नों को। चलो, मजा आ रहा है भाई साहब? कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको कहीं असंतुष्टि महसूस होती है, किसी क्वेश्चन में आपको असंतुष्टि नजर आती है, आप कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने गलत करा दिया सर, इस क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसको जल्दी ही सुधारने का प्रयास किया जाएगा। वैसे मैं अपने तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है हाथ ही है बनाने का तरीका ही है, सबका भगवान थोड़ी है सब सही हो जाए ना। हम बहुत बड़े गणितज्ञ है, आज भी हम अबोध है, तो अबोध जो है तो भाई गलतियां तो हर एक इंसान से होती है, हमसे भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक बताइए क्या होगा। कौन सी ऐसी संख्या इसमें गुना कर दें कि ये रूट जो है मेरा वाहियात सा रूट जो दिख रहा है बदसूरत सा वो हट जाए। यानी कि अगर √12 को अगर हम तोड़ना चाहे तो हम तोड़ेंगे 4 गुना 3 में, यानी इसका 2 तो बाहर आ चुका है, लेकिन √3 फालतू चीज है, ये इसके अंदर है। यानी इसमें अगर √3 बढ़ा देते हैं तो ये रूट जो है हट जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा और ये 6 बन जाएगा, यानी कि √3 जो है वो फालतू है। यानी क्या है परिमेयकरण गुणांक, तो हम कहेंगे √3। अगला बात करते हैं, इसमें कौन सी परिमेय संख्या है जीवन में ए नहीं होगा, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का वर्गमूल जीवन में नहीं होगा, 5 का वर्गमूल जीवन में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बाहुबली सही है। लेकिन देख लेते हैं, 100 का वर्गमूल होता है 10 और 10 और 10 होती है 20, और 20 मेरे भाई साहब बिल्कुल एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 13 पर रेकरिंग है, 0.13 पर रेकरिंग है, तो आपने अभी तो सीखा मेरे भाई के ऊपर जो लिखा रहता है लिख लेते हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देते हैं। 13 बड़ा 99 पकड़ो, कहाँ है मारो। सी पर छत्रपति शिवाजी, जय श्री राम सीताराम, हरिओम, नारायण नारायण नारायण, जो कहिए सभी मस्त हैं, हरिओम, शांति शांति शांति, सब चीज बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कितनी बार बताया जाए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका परफेक्ट रूट हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एकलौता बेचारा 25 भागना चाह रहा है यहां से निकल के, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए ऑप्शन नंबर ये ए सही है। अगली क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कहने का मतलब यह है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है जिसका परफेक्ट रूट बिल्कुल ना बन पाए, और अपरिमेय संख्या आपका होगा 1.3 पर रेकरिंग, ये तो होगा नहीं, ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि यह परिमाणित है, ये तो गया। 16 का वर्गमूल होता है, ये तो नहीं होगा। ये 9 से कटाइए 3 बार में, यानी कि 1 तो ऊपर रह जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। और 5 + 5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सी और डी दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। दुविधा वाली बात, आते हैं फिर से सोचते हैं, कुछ परिमेयकरण करते हैं, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए। √3/3 कोई परिवर्तन नहीं है, इसका कुछ कर सकते हैं क्या, 2√5 आता है। चलिए, तो दोनों ही सही है, क्योंकि क्वेश्चन गलती से उसका मिसप्रिंट हो चुका है, और इस क्वेश्चन के जगह पे क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के जगह पर यहां आपका होना चाहिए क्या, इस क्वेश्चन की जगह पर होना चाहिए गुना, ठीक है, तब जाकर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं तो ऐसे दोनों सही है। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी तो मैंने बताया ना, दशमलव प्रसार उसका शांत होता है जिसके अंत में 0 आए। 0 तभी आ सकता है जब 2 और 5 का 0 तभी आ सकता है जब 2 और 5 का गुना हो, और 2 और 5 गुना 10, यानी कि 0 किसके अंत में, डी के अंत में। वैसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ होगा 15 3 45, फालतू 3 घुस रहा है, नहीं होगा। 41 ऐसे ही नहीं होगा, 9 घुस गया इसमें, यानी 3 घुस गया, ऐसे ही नहीं होगा, तो डी सही है। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शन चेक करेंगे बारी बारी से। अरे यार,